पहले बैडमिंटन खेलकर देश का नाम रोशन किया और अब आईपीएस बनकर देश की सेवा करने जा रही हैं। आज हमारे साथ है खास मेहमान कुहू गर्ग। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपको बहुत बहुत बधाई। आपने देश की सबसे बड़ी परीक्षा, कठिन परीक्षा को क्लियर करा है। थैंक यू। जब आपको पता चला कि यूपीएससी का रिजल्ट निकल आया और आपकी 178वीं रैंक, हाँ जी। तो फिर आपको उस टाइम कैसा महसूस हुआ कि आपने जैसे बैडमिंटन कोर्ट में एक और मैच जीत लिया, वैसी फीलिंग थी या उससे बहुत अलग थी? उससे बहुत अलग फीलिंग थी क्योंकि हमारे एज एथलीट्स मैचेस ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स अ मंथ हमारे टूर्नामेंट्स हो जाते थे समटाइम्स, सो वो एक बहुत फ्रीक्वेंट चीज़ थी। बट ये एग्ज़ाम एक था जिसका एक साल भर का प्रोसेस चलता आता है। तो पहले आप प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, उसके बाद भी आप रिजल्ट का वेट लंबे टाइम तक करते हैं। कोर्ट पे साथ साथ रिजल्ट आपको पता चल जाता है, बट यहाँ आप एक उसका एंटिसिपेशन होता है, बिल्डअप होता है। रिजल्ट आने से भी 2 दिन पहले से ये बात चल रही थी, आ जाएगा रिजल्ट, आ जाएगा। एंड वो पिछले 2 दिन बहुत एंग्जाइटी में बीते थे बिकॉज जब तक 6 बजे और ऑफिस बंद नहीं होते, आप सुबह से 6 बजे तक सिर्फ एवरी 5 मिनट्स पेज रिफ्रेश करते हैं कि अभी रिजल्ट आएगा। तो वो एक उसका एंटिसिपेशन लेवल वाज वेरी डिफरेंट। प्लस वो साल भर का पूरा प्रोसेस फाइनली वहाँ कल्मिनेट होना था, तो उसकी फीलिंग एक बहुत ही बड़ी अलग फीलिंग। तो रिजल्ट से पहले की जो रात थी या 1-2 दिन पहले जब आपको लग रहा था कि अब रिजल्ट आने वाला है, अब रिजल्ट आने वाला है, तो आप कितना नर्वस फील कर रहे थे? कैसी फीलिंग थी वो? मतलब ऑब्वियसली बहुत एंग्जाइटी थी, बहुत नर्वसनेस थी। एवरी 5 मिनट्स लिटरली आप रिफ्रेश कर रहे हो एंड ऐसा लग रहा था कि सब कुछ काइंड ऑफ एक स्टैंड स्टिल पे चला गया बिकॉज आप कुछ काम प्रोडक्टिवली कर नहीं पा रहे हो। योर माइंड इज पूरे टाइम इंगेज कि रिजल्ट कब आएगा, क्या आएगा, कैसा होगा। तो आपको इतनी एंग्जाइटी है कि आप और कुछ काम भी नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक फॉर 1.5 days बिफोर द रिजल्ट, क्योंकि इतनी एंटिसिपेशन थी, मैं सिर्फ लिटरली बेड से शायद उठी नहीं होंगी बिकॉज आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट। मैं जिम जा रही हूँ तो मन नहीं लग रहा, वहाँ पे भी जिम में एवरी 5 मिनट्स आई एम रिफ्रेशिंग की अभी आएगा। फाइनली वो शाम को 6-6:30 बजे कि अच्छा आज नहीं आया, तब जाके थोड़ा होता था ओके अब हम रिलैक्स कर सकते हैं, मे बी अब कुछ और काम कर लें। तो वो हाँ काफ़ी एंग्जाइटी वाला पीरियड है। अच्छा, जब आपको वो पता चला कि आपका रिजल्ट निकल आया, आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और खासकर स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी का क्या रिएक्शन था? तो मैं जितने भी लोगों को अपनी शायद लाइफ में जानती हूँ बहुत अच्छे से, ऑलमोस्ट सभी की विशेज़ आई थी, तो वो बहुत ओवरवेलमिंग एंड बहुत सारा प्यार सबकी तरफ से आया था। जैसे साइना दीदी के साइड से मैसेज आया था, गोपी सर के साइड से, इवन नीरज चोपड़ा जी की साइड से, सो बजरंग पुनिया जी की साइड से, सो काफ़ी सारे स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी में एंड नॉट जस्ट मेरे सीनियर्स एंड कोलीग्स बट ऑल्सो बहुत सारे जूनियर्स के मैसेजेस आए कि दीदी आपको देख के हमें ये लगा है कि हाँ हम भी स्पोर्ट्स एंड पढ़ाई साथ में कर सकते हैं। अभी तक आई थिंक सिविल सर्विसेज एक ऐसी चीज़ थी कि स्पोर्ट्स पर्सन इसको कंसिडर भी नहीं करते थे, बट मेरे ऐसे क्लियर करने के बाद ये सब मुझे जूनियर्स बोल रहे हैं कि हाँ दीदी हमें भी लगता है कि हम भी ये करना चाहते हैं। तो वो एक बहुत स्पेशल था कि हाँ मैं उनको इंस्पायर कर पा रही हूँ। एंड साथ में मेरे कोचेस जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जैसे कि सेन सर, लक्ष्य सेन, तो उन सब का बचपन से इनके साथ ट्रेनिंग करी है, तो वो एक बहुत स्पेशल फीलिंग थी। तो मैं एक और चीज़ समझना चाहता हूँ कि आपने कब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना शुरू किया था? कितना टाइम दिया खुद को इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए? तो अगर मैं सही बोलूँ तो आज से 4 साल पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एग्ज़ाम दूंगी एज सच, क्योंकि मैं फुल टाइम इंडियन टीम के लिए बैडमिंटन खेल रही थी। 2019 तक मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 34 टॉप 40 में थी और मतलब मेरा प्लान इंटायरली बैडमिंटन की तरफ ही था, मेरा फोकस पूरा वहीं पे था। हाँ, तो ये 2020 में सबसे पहले तो कोविड हुआ, उसके बाद 2021 में मेरी एक मेजर इंजरी हुई थी। तो जब वो इंजरी का हुई तब हमने ये पहली बार मैंने सोचा अच्छा अगर स्पोर्ट्स नहीं तो स्पोर्ट्स के बाद क्या, क्योंकि तब तक मैं इस क्वेश्चन को सीरियसली नहीं लेती थी। तो जब ये मैंने सोचा तब मुझे ये लगा मेरे उस और ऑल्सो उस समय और भी ज़्यादा क्लोजली, क्योंकि कोविड टाइम में घर आ गई थी तो अपने फादर को देख रही थी, ये देख रही थी कि किस तरह से इन सर्विसेज में हम लोगों को कितनी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, कितना ज़्यादा आप इम्पैक्टफुल काम करते हैं। उससे मुझे और भी मोटिवेशन मिला कि हाँ मुझे जाना तो पब्लिक सर्विस स्पेस में ही है और उसके लिए बेस्ट इज़ द सिविल सर्विसेज। तो तब मैंने ये डिसाइड किया था कि करना मुझे सिविल सर्विसेज है। बट अब इंजरी भी हो गई थी, उसका पता चला कि सर्जरी करानी पड़ेगी, तो ये था मिनिमम 1.5 साल का ब्रेक मेरा हो रहा था, सर्जरी प्लस आगे का रिहैब। तो तब मैंने सोचा चलो माइट एज वेल अभी एग्ज़ाम ट्राई कर लेते हैं। तो समवेयर अराउंड
नवंबर 2021 मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी एंड मैंने एक फिर प्रीलिम्स दिया था विद 5-6 मंथ्स ऑफ प्रेप एज जस्ट टू गेट अ फील कि एग्ज़ाम क्या है, किस तरह का है, कितना टफ है। और फिर मैंने उसके बाद अपनी सर्जरी भी कराई है 2022 जुलाई में, एंड देन मैंने अपना ये नेक्स्ट अटेम्प्ट ढंग से दिया था इस बार, पूरे साल भर प्रेप करके इसके लिए, पूरी मेहनत करके। Second attempt. हाँ, और इसमें मेरा रिजल्ट। जी। आपने इन 1.5 सालों के पीरियड में अपना प्रीलिम्स क्लियर किया 2 बार, हाँ मेंस क्लियर किया और फिर इंटरव्यू क्लियर किया। हाँ। सो इंटरव्यू में जब आप पहुंचे तो इंटरव्यू का प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा रहा होगा, तो इंटरव्यू को कैसे हैंडल किया आपने, उसकी तैयारी कैसे की? तो इंटरव्यू एग्ज़ाम का एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ है आई थिंक उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपसे खुद से रिलेटेड होती हैं। इंटरव्यू में एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो आपके बारे में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप खुद के बारे में भी और जानें, आप खुद को भी और डिस्कवर करें, अपने बारे में और सोचिए। तो वो प्रेपरेशन भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रेपरेशन थी। मेरा इंटरव्यू काफ़ी एंड में था, तो मुझे काफ़ी लंबा समय मिला था, जिसकी वजह से स्ट्रेस और बढ़ गया था इंटरव्यू आते आते तक। तो बट हाँ, मेरा प्रेपरेशन बेसिकली जो एक हमारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है डैफ, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस थी, क्योंकि मेरा डैफ थोड़ा अलग था बाकियों से मेरे स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड की वजह से, तो उस पर बहुत फोकस थी। बाकी जैसे जो उस समय की करंट अफेयर्स चल रही थी, बहुत सारी न्यूज़ में जो भी चीज़ें थी उन पे बहुत ज़्यादा मेरा फोकस था। एंड उसके अलावा जैसे मेरी होम स्टेट उत्तराखंड, तो इस तरीके की चीज़ों पे बहुत फोकस था। सो इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन, अमून आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? मेरा इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करा था। उसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, ऑल्सो उत्तराखंड में कनेक्टिविटी इश्यूज़, साइबर सिक्योरिटी, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे पूछा गया। स्पोर्ट्स में भी जैसे एक क्रिकेट वर्सेस अदर स्पोर्ट्स का कंपैरिजन, एंड नॉट कंपैरिजन एग्जैक्टली, बट किस तरह से वो क्रिकेट में जितना भी फोकस है वो किस तरह से बाकी स्पोर्ट्स को इम्पैक्ट करता है, इस तरीके की चीज़ें काफ़ी पूछे गए। तो आपको क्रिकेट में भी इंटरेस्ट है? उतना समय नहीं मिला कभी। अच्छा, बीइंग एन एथलीट पर्सन, आपका सपना था कि आप ओलंपिक में खेलें, हाँ जी, और शायद आप इस साल ओलंपिक में होती अगर आप कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस में हाँ होती तो। जी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, आप ओलंपिक में नहीं हैं, बट आपके दिल में एक मलाल जो रहा होगा कि अब मैं इस टीम में नहीं हूँ, पर यूपीएससी क्लियर कर लिया आपने, तो क्या वो टीस या वो दर्द ख़त्म हो गया, या आगे आपको अगर चांस मिलता है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारी बात हो रही थी, आपने कहा प्रैक्टिस सेशन के बाद आएंगी, तो अगर आगे आपको चांस मिलता है खेलने का देश के लिए, तो क्या आप उसको परस्यू करेंगे? बैडमिंटन मेरा एक पैशन है। मैं ऑलमोस्ट लाइफ के 10 से 15 साल इसको इंटायरली डेडिकेट करें। उसके बाद मैं अब इधर सिविल सर्विसेज में आई हूँ, और जैसा आप बोल रहे थे 2018-19 में मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 34 थी, तो समवेयर अराउंड 20 से 25 की वर्ल्ड रैंकिंग पे ओलंपिक में क्वालिफाई आप कर सकते हैं। तो मेरा भी यही सपना था 2024 का ओलंपिक में खेलूं, और अभी अगर सब कुछ सही चलता, हो सकता है अगले हफ्ते में मैं भी वहाँ पे मुझे खेलने का भी मौका मिलता। बट ये है कि लाइफ आपको हमेशा, लाइफ के प्लान्स अलग होते हैं, मुझे लाइफ इस तरफ लेके आई। मैंने भी ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया, मगर अगर मुझे आगे जाके समय और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं खेलना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि वो मेरा एक पैशन है और मुझे खेलना बहुत पसंद है। तो अगर मुझे मिलेगी अपॉर्चुनिटी तो मैं ज़रूर खेलना चाहूँगी। अच्छा, आपके फादर की बात करते हैं, तो आपके फादर एक आईपीएस ऑफिसर थे, और मैं उनकी रील्स देखता हूँ, तो वो अपनी रील्स पर ना यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करते हाँ रहते हैं, उनको गाइड करते हाँ रहते हैं। जी। तो आपको अपने फादर से कैसी गाइडेंस मिली? मेरी इस यूपीएससी की जर्नी में सबसे ज़्यादा गाइडेंस मेरे फादर की ही थी, वो मेरे मेंटोर थे इसमें। शुरुआत से लेके एंड तक उनका गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो एक एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक तो कि अच्छा ये एग्ज़ाम हम इस साल का अटेम्प्ट करेंगे, तो उसमें पहले पूरे साल भर का प्लान क्या रहेगा, मंथली प्लान क्या रहेगा, फिर इवन वीकली प्लान्स क्या रहेंगे, और उसके अलावा इवन कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, एस्से, ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपने फादर के साथ ही प्रिपेयर करी थी। इंटरनल सिक्योरिटी पे तो जैसे उन्होंने बुक भी लिखी है, तो उसमें उनकी बिल्कुल एक्सपर्टीज़ है। और उसके अलावा इंटरव्यू के वक्त भी बहुत ज़्यादा मेरे फादर ने मेरी हेल्प करी थी, क्योंकि उनका जो 30-35 इयर्स का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, उससे बहुत मदद मिली मुझे। तो उन्होंने पूरी गाइडेंस मुझे दी कि किस तरह से
इंटरव्यू बोर्ड पे हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, किस तरह से आंसर करना चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मेरे मॉक इंटरव्यूज़ मैंने मेरे फादर के साथ ही करे हैं सबसे ज़्यादा। तो इस तरीके के उनकी गाइडेंस पूरे समय मेरे साथ थी, एक मैक्रो लेवल पे भी और एक बहुत माइक्रो लेवल पे भी। तो उसके बिना तो बहुत इम्पॉसिबल होता है एग्ज़ाम क्रैक करना। अच्छा, आपने कहीं कहा था कि यूपीएससी में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, जनरली लोग हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं बट स्मार्ट वर्क करना भूल जाते हैं। इस वजह से शायद कहीं ना कहीं उनको फेलियर का सामना करना हाँ। पड़ता है। तो आप जरा थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता सकते हैं जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको किस तरह स्मार्ट वर्क करना चाहिए? हाँ, मुझे एक तो ये लगता है कि किसी भी चीज़ में देयर इज़ लाइक अ फॉर्मूला टू विन। और अगर हमने जितनी जल्दी ये समझ में आ गया कि व्हाट इज़ दिस फॉर्मूला टू विन, वेदर वो ऑन कोर्ट है या वो ये एग्ज़ाम है, आप उतनी जल्दी रिजल्ट्स आपके आने शुरू हो जाते हैं। नहीं तो आप बहुत क्लोज आके हारते हैं। तो इसीलिए ऐसे कि स्मार्ट वर्क आई थिंक बहुत ज़रूरी है। तो स्मार्ट वर्क अगर हम यूपीएससी में बात करें, सोर्सेज अनलिमिटेड हैं। मतलब इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने सोर्सेज अब मार्केट में आ गए, इंटरनेट पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो सोर्सेज बिल्कुल अनलिमिटेड है। इनमें से चूज़ करना एक तो कि कौन से सोर्सेज आप लेना चाहेंगे, एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक अच्छा प्लान बनाना कि अगर आप एग्ज़ाम से 1.5 साल पहले अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो किस तरह से आप उस 1.5 साल को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं कि आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर भी हो रहे हैं, प्रायोरिटी जिनको ज़्यादा देनी है आप उन पे ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं, आपके मल्टीपल रिविजन्स भी आ रहे हैं, साथ साथ आपके मॉक्स भी हो रहे हैं। तो हर चीज़ बिकॉज 3-4 अलग अलग एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, करंट अफेयर्स एक एस्पेक्ट, स्टैटिक पोर्शन, तो इन सब एस्पेक्ट्स को आप किस तरह से अपने शेड्यूल में फिट कर रहे हैं एंड इनफ नंबर ऑफ रिविजन्स ला रहे हैं। तो आई थिंक इसे स्मार्ट वर्क कहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो वो अनलिमिटेड है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है इस एग्ज़ाम का। उसको आई थिंक स्मार्ट वर्क कहेंगे। सो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो आदमी मेहनत तो बहुत करता है, किस्मत साथ नहीं देती। तो कब उसको मान लेना चाहिए कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है? पहले 2-3-4 अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट्स के बाद उसको डिसाइड कर लेना चाहिए? ये शायद एक फिक्स नंबर नहीं होगा कि किसको कितने अटेम्प्ट देने चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं, एक पॉइंट पे अगर मुझे लगता कि मैंने अपना 100% ये अटेम्प्ट में दे दिया है और फिर भी अगर नहीं होता, तब शायद मैं ये क्वेश्चन करती अगर मैं वापस अटेम्प्ट देना चाहती हूँ या नहीं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ में अपना 100% दे चुके होते हैं और आपको इम्प्रूवमेंट के लिए स्पेसिफिकली नहीं स्कोप दिख रहा है, तो तब आपको ये चीज़ एक बार सोचनी चाहिए कि आप ये आगे देना चाहेंगे या नहीं। मेरा मतलब इस तरह से सोचना है इसके बारे में। अच्छा, यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है। लोग 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ऑन एन एवरेज मैंने 1.5 साल 2 साल 8 से 9 घंटे तो हर रोज़ करा ही है। बट एग्ज़ाम से पहले, जैसे प्रीलिम से पहले के 3-4 हफ्ते वो 12-13 घंटे हो गया था। और मेन से पहले क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट था, वहाँ पे 15-16 घंटे भी मेरा हो गया था, एटलीस्ट फॉर 6 वीक्स मेन से पहले। तो ये एग्ज़ाम के अलग अलग फेजेस आते हैं, बट लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो आई थिंक 8-9 घंटे के ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक कुछ और आपको साथ में करने के लिए हॉबी चाहिए होती है। ऑल्सो हम ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखते हैं लोगों के जो जॉब्स के साथ साथ भी प्रिपेयर करते हैं, तो वो लोग तो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं दे पाते होंगे। तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट क्वालिटी और आप कितना अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करते हैं, उससे रिजल्ट आता है। प्रीवियसली मैं आपके फादर से बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि उन्होंने कभी आईआईटी की कोचिंग नहीं ली और उनका आईआईटी में एडमिशन हो गया। हाँ। उन्होंने यूपीएससी की भी कोचिंग नहीं ली और उन्होंने सिविल सर्विसेज क्रैक कर दिए। सेम विद यू, आपने भी सिविल सर्विसेज की कोचिंग नहीं ली, मैं गाइडेंस थोड़ी बहुत ली थी हाँ जैसा बता रहे थे वो, पर रेगुलर कोचिंग जैसे बोलते हैं वैसी कोचिंग नहीं ली थी और आपने सिविल सर्विसेज क्लियर करा। तो आप मुझे बताइए कि सेल्फ स्टडी का क्या रोल होता है और कोचिंग कितना अहम रोल निभाती है इसको क्रैक करने में? तो मैंने जितना कोचिंग लिया था ऑनलाइन लिया था, तो घर पे ही प्रिपेयर किया है, बट ऑनलाइन मैंने थोड़ी कोचिंग सर्टन क्लासेस करी हैं, क्योंकि मेरा क्या था, मैं एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आ रही हूँ। मैंने लाइफ में एक न्यूज़पेपर स्पोर्ट्स पेज के अलावा कभी उठाया भी नहीं था, तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्टेक्स्ट उस हिसाब से नहीं था। इनिशियली एक हैबिट बनने के लिए, एक उस जोन में आने के लिए, एक आपको थोड़ी सी डायरेक्शन मिलने के लिए आई थिंक कोचिंग कैन बी वेरी हेल्पफुल। बट अगर आप सारी कोचिंग कर भी लें, उसके बाद भी आई थिंक वो सिर्फ 20 से 30% का ही काम है। उसके बियॉन्ड सारी मेहनत तो खुद ही करनी है, क्योंकि कोचिंग सिर्फ आपको एक मटेरियल बना के दे देगा, एंड उसके बियॉन्ड उस मटेरियल को, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालना, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना, उसमें वैल्यू एडिशन करना, ये सारे काम आपके खुद के होते हैं।
प्लस करंट अफेयर्स इतना एक डायनामिक सी चीज़ है, हर रोज़ आपकी नई नई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं अक्रॉस ऑल सॉर्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, तो वो तो आपको खुद से ही करने पड़ता है। तो कोचिंग एक आपको ये डायरेक्शन दे सकता है, एक इनिशियल बेस प्रिपेयर करा सकता है, बट वो पूरी प्रिपरेशन का आई थिंक 20 से 30% से ज़्यादा पार्ट नहीं प्ले करता है। उसके बियॉन्ड इट इज़ सेल्फ स्टडी, एंड उसमें भी फाइनली आप एग्ज़ाम में कितना रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो तो आपकी सेल्फ स्टडी पे ही डिपेंड करेगा। वो आपका शुरू में बैडमिंटन पर फोकस था, और उसके बाद जब आपने यूपीएससी के लिए तैयारी करना शुरू किया, तो आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मैं दिन में 6 से 8 घंटे फिजिकल एक्टिविटी करने वाली इंसान थी, एंड नाउ सडनली मुझे 8 से 10 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ रहा था। मोर ओवर मेरी इंजरी हो गई थी, तो मेरी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही कट डाउन हो गई थी। और सारी पढ़ाई आजकल जैसे लैपटॉप पे होती है, तो एक तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ थी, मुझे चश्मा लग गया, जो कि मुझे अभी तक था ही नहीं, क्योंकि मैं इतनी फिजिकली एक्टिव थी, पूरे टाइम मेरी आइज़ की एक्सरसाइज हो रही थी, अब पूरे टाइम स्क्रीन पे रहना पड़ रहा था। तो जैसे मेरी थोड़ी सी आई साइट का इशू जैसे शुरू हुआ, फिर उसके अलावा जस्ट बैठना, एक वो हैबिट में आना कि इतने देर आप बैठ रहे हो, उसकी दिक्कत हुई। फिर जैसे जब हम कोर्ट पे जाते हैं तो आप पूरे अपने एक ग्रुप के साथ ट्रेनिंग करते हो, आप कॉन्स्टेंटली इतने सारे लोगों के साथ इंगेज हो रहे हो, रोज़ बात हो रही है, एंड आप बहुत एनर्जी लेवल्स उस हिसाब से बहुत हाई रहती हैं। अब यहाँ पे एक रूम में बैठ के मेरी सोशल लाइफ एक तो कम्प्लीटली कट ऑफ हो गई थी, क्योंकि मैं पिछले 10 से 12 साल एक बैडमिंटन की दुनिया में थी, वहाँ पे मेरा एक अलग सर्कल था, और अब मैं एक बिल्कुल दूसरी चीज़ में जा रही थी, जहाँ पे मैं किसी को जानती भी नहीं थी, सिर्फ मेरी 2-3 सीनियर्स से कनेक्टेड थी, जिन्होंने रिसेंट ईयर्स में एग्ज़ाम को क्लियर किया था, उनसे मैंने गाइडेंस ली थी, बट अपने पीयर्स में मैं हार्डली किसी से कनेक्टेड थी। तो एक वो जो थोड़ा सा सोशली कट ऑफ हो गई थी, इस एज पे वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। कहीं ना कहीं एक थोड़ा लोनलीनेस हो गया कि कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने के लिए भी नहीं थी। फाइनली ये था कि और कुछ मेरे पास करने को था नहीं बट टू सिट एंड स्टडी। लाखों लोग यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, और ये टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है, तो ऐसे में लोग कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस सिचुएशन में खुद को मोटिवेट कैसे करें? तो यूपीएससी की जर्नी तो बहुत लंबी है ही, मिनिमम 2 साल की तो जर्नी होगी, इवन फॉर समबडी जो पहले अटेम्प्ट में क्लियर करता है। मोर ओवर एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल जर्नी है। आप सारी मेहनत कर सकते हैं और हो सकता है फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में ना हो, और एक बहुत ओवरवेलमिंग जर्नी भी है, क्योंकि कोर्स बहुत ही वास्ट है। आप जब लोगों की स्टोरी सुनते हैं, किसी की सक्सेस की तो किसी की फेलियर की भी सुनते हैं, तो कभी कभी उससे हम परेशान हो सकते हैं, एंड खुद भी एट टाइम्स हम फेलियर देखते ही हैं इस एग्ज़ाम में। तो ये मोमेंट्स इस एग्ज़ाम में आते हैं, एंड उस टाइम पे आई थिंक जो मोटिवेटिंग फैक्टर होता है वो ये होता है कि हम लोग कितना, हाउ बैडली डू वी वांट दिस, जो हम लोगों ने अपना एक टारगेट बनाया है, हम उसे कितनी ज़्यादा चाहते हैं, हम उसके लिए कितनी और मेहनत करने को विलिंग है, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम एक अपने आप को ये बताना कि मैं अपना 100% करूँगा। एट द एंड ऑफ द डे मेरे हाथ में वही है कि मैं अपना 100% करूँ। उसके अलावा ये एक्सेप्ट करना कि एग्ज़ाम में एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, कहीं ना कहीं लक का रोल होगा, कहीं ना कहीं और भी कुछ भी हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हो ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम। सो एक्सेप्टिंग कि देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, बट मैं अपने साइड से बेस्ट दूंगा, देन आप भगवान के हाथ में छोड़ दो कि रिजल्ट क्या होगा। मुझे इस चीज़ में एक सोलेस मिलता था कि मैं अपना बेस्ट शॉट दूंगी। और कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, दैट्स ऑल। अच्छा, आपने देश के लिए 70 से ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, तो कोर्ट का कोई ऐसा, बैडमिंटन कोर्ट का कोई ऐसा क्षण जो आपको बहुत यादगार फील होता हो? जब मैं पहली बार इंडियन टीम में सेलेक्ट हुई थी, हमारा कोटा किनाबालू में एशियन जूनियर चैम्पियनशिप थी, तो जब हम लोग जैसे कोर्ट पे जाने से पहले आपके नाम अनाउंस होता है और एक लाइनअप होता है, तो उस समय मतलब पहली बार जब उन्होंने अनाउंस किया था, तो जैसे मेरे पार्टनर का नाम लिया और उसके बाद कुहू गर्ल फ्रॉम इंडिया, एंड देन वो एक म्यूज़िक प्ले करेंगे और आप मार्च करोगे, तो वो मेरे लिए एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट था। मुझे पूरे गूज बम्स आ गए थे जब उन्होंने इस तरह से अनाउंस किया, और वो दैट इज़ समथिंग जो मेरे साथ मेरे लास्ट मैच तक भी हुई है कि एवरी टाइम दे वुड अनाउंस दैट, एंड वो इतनी, आपको इतना प्राउड फील होता है उस समय जब आप जा रहे हो एंड आपके जर्सी पे भी इंडिया लिखा हुआ है और वो अनाउंस भी कर रहे हैं, तो वो एक बहुत मेरे लिए स्पेशल मोमेंट है। आपके फादर ने कई बुक्स लिखी हैं यूपीएससी पे, आपने उनमें से कोई पढ़ी है? हाँ, तो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी की जो बुक है वो मेरे लिए, मैं स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर। हाँ, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, उस मैं फॉर इंटरनल सिक्योरिटी मैंने उसी को रेफ़र किया था।
इवन फॉर एथिक्स उनकी अभी एक रिसेंटली बुक आई है, तो आई हैड रेफर टू दैट एज वेल उसमें, क्योंकि काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स और कोट्स लिखे हुए थे। तो ये 2 बुक्स मैंने उनकी रेफ़र करी थी। मैंने उनकी 2 बुक्स पढ़ी है, साइबर एनकाउंटर्स एंड खाकी में इंसान। हाँ जी। खाकी में इंसान में उन्होंने पुलिसिंग कैरियर के बारे में अपने बताया है। हाँ। तो आपको कोई ऐसी स्टोरी याद है उनकी लाइफ की जो आप बताना चाहते हैं? ये स्टोरी भी उनकी खाकी में इंसान में ही मेंशन्ड है, बट वो एक बताते हैं जैसे किस तरह से सुबह-सुबह वो वॉक कर रहे थे मॉम के साथ एंड बिल्कुल कोहरे का मौसम था, कुछ दिख भी नहीं रहा था और उनको वहाँ पे कोई बहुत बूढ़े से लोग बिल्कुल विलेज से आए हुए अपने घर के बाहर दिखे। तो पापा उनसे मिलने गए और मतलब मम्मी ने उन्हें बोला कि क्या अभी इसी वक्त जाना ज़रूरी है क्या? मतलब अभी ऑफिस का टाइम नहीं है, बिल्कुल वो सुबह 6:30 पौने 7 की बात होगी। तो पापा बोले कि वो तुम ये सोचो वो कौन से इतने दूर के विलेज से आया है, वहाँ से आने के लिए कोई डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है। वो कैसे किन किन कंडीशंस में यहाँ पे ट्रैवल करके आया होगा और उसके ऊपर से डायरेक्टली एक आईपीएस ऑफिसर को अप्रोच करना, पहले तो उसने यही सोचा होगा कि मैं अप्रोच करूँ भी नहीं करूँ, उसके बाद वो ये सब इतना मुश्किल से आया होगा, तो क्या मैं अभी उसको अटेंड नहीं करूँ और क्या मुझे रुकना चाहिए? तो आई थिंक इस तरीके की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि दिखाती है कि आप सेवा भाव दिखाती हैं, बिकॉज़ हम इन सर्विसेज में पब्लिक सर्विस के लिए हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं उनकी पढ़ के कि इन छोटी-छोटी चीज़ों से हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और आईपीएस बनने के बाद आप समाज में सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगी? जब आपको पावर मिल जाएगी कुछ चीज़ करने के लिए, तो आप क्या करना चाहेंगे? जैसा मेरे फादर बोलते हैं कि पुलिस के पास 3 पावर्स होती हैं, एक वेपन की, एक वर्दी की और एक लॉ की। तो इन तीनों को हमें यूज़ करना है पीड़ित की सेवा के लिए, उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि जो रिच एंड इन्फ्लुएंशियल होते हैं उनको तो वैसे ही दिक्कत नहीं होती है, बट जिनको ज़रूरत है एक्चुअली, जो परेशान है, उनको हमें हेल्प करनी है। तो मुझे ये लगता है इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अप्रोचेबिलिटी भी, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में भी बताया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे मैं वर्क करना चाहूँगी, एक तो विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग और एक अप्रोचेबिलिटी, कि इन 2 पे काफ़ी काम हो सकता है और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। पहले से मुझे लगता है चीज़ें बेटर भी हुई हैं, बट अब और भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आती हैं, ठीक है, तो अगर स्पोर्ट्स के लिए कुछ इन फ्यूचर काम करने के लिए मिलेगा तो आप क्या करना चाहेंगे? स्पोर्ट्स मुझे लगता है इंडिया में अभी एक उतना स्पोर्टिंग कल्चर नहीं बना है। यहाँ पे जैसे अगर हम कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चे अपने स्कूल डेज़ में स्पोर्ट्स में अच्छी लेवल पे इन्वॉल्व होता है और उसकी वजह से एक उनकी हेल्थ भी मच बेटर रहती है, लाइफस्टाइल मच बेटर रहता है और उनमें बहुत सारी पॉजिटिव स्किल्स आप ऑलरेडी उन्हें सिखा रहे हैं और बाद में जाके इनमें से ही कुछ एलीट एथलीट्स बन जाते हैं। तो छोटी छोटी कंट्रीज़ में भी नंबर ऑफ एलीट एथलीट्स बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया में अभी वो कल्चर नहीं डेवलप हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं ये जो ग्रास रूट लेवल पे होता है ना एक कल्चर, कि पेरेंट्स को हम समझाएं कि स्पोर्ट्स एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं है, मगर वो एजुकेशन और स्पोर्ट्स मिलके ही किसी बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है। मैं इस चीज़ पे वर्क करना चाहूँगी। अच्छा, हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड से पिछले कुछ सालों में बैडमिंटन में काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्स हाँ प्लेयर हैं, जी। तो क्या वहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है क्या कि वहाँ से बैडमिंटन प्लेयर्स अच्छे निकल के आ रहे हैं? सो हमारे अल्मोड़ा में डीके सेन सर थे एंड मेजॉरिटी प्लेयर्स जो आई थिंक उत्तराखंड से रिसेंट ईयर्स में अच्छे आए हैं सेन सर के ही स्टूडेंट्स थे। मैं भी काफ़ी समय सेन सर के साथ रही। उनके बेटे ही हैं लक्ष्य सेन, जो अभी ओलंपिक्स में पार्ट भी ले रहे हैं, एंड उनके जो एल्डर सन है चिराग सेन, वो मेरे मिक्स्ड डबल्स पार्टनर थे। तो सेन सर की ये स्पेशलिटी थी एज अ कोच कि उन्होंने काफ़ी एक अच्छा कल्चर क्रिएट करा था जहाँ पे वो सिखाते थे। ऑल्दो वहाँ एक सिंगल कोर्ट का हॉल था, बाद में 2 कोर्ट्स बने, एंड पहाड़ों में आपको वैसे ही बहुत दिक्कतें होती हैं। सर्दियों में बिल्कुल 1-2 डिग्री 0 डिग्री टेम्परेचर में सुबह 5 बजे भी वो हमें भगाने लेके जाते थे। ऑलरेडी पहाड़ों में एक तो रहने से आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ऊपर से थोड़ी और हार्ड ट्रेनिंग सर हमें कराते थे, तो मेंटल टफनेस भी बहुत थी, फिजिकल फिटनेस ऑलरेडी बहुत थी इसीलिए। तो ये 2-3 चीज़ें जो सर ने हमें इंस्टिल करी, और उसके बाद जब यही प्लेयर्स आगे बाहर गए, कोई बैंगलोर गया, कोई हैदराबाद गया, तो परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी आई। तो उत्तराखंड में आई थिंक रिसेंट ईयर्स में ये हमने देखा है। अगर बैडमिंटन में कोई कैरियर बनाना चाहता है तो उसको आप क्या टिप्स देंगी, कैसे स्टार्ट करे अपनी कैरियर के लिए?
मैं तो ये टिप दूंगी कि आप 8-10 साल 11 साल की एज तक मल्टीपल चीज़ें करिए। आप सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलिए, उसके अलावा म्यूज़िक, डांस, आर्ट जितनी को करिकुलर्स कर सकते हैं करिए। वहाँ पे जाके अपना एक पैशन मिलता है, आपको समझ आता है कि क्या पसंद है, और तब आप उसमें स्पेशलाइजेशन अपना स्टार्ट करें। और फिर जब आप कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज़ करें, अगर आप बैडमिंटन ही चूज़ करते हैं तो फिर तो आपको अपना 100% उसमें देना है। फिर आपको फॉर सम टाइम बाकी सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जैसे मेरे लिए था स्कूल, और उस स्कूल के अलावा बैडमिंटन, और उसके अलावा कोई थर्ड चीज़ नहीं थी, बिकॉज फिर वो मुझे सैक्रिफाइस करनी पड़ी। अगर मैं दिन में 6 घंटा से 8 घंटा बैडमिंटन खेल रही हूँ तो समय अपने आप ही फिर नहीं बचता था। तो ये फिर आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा। अगर करना है तो बाकी सब चीज़ें साइड करिए, 100% इसमें दीजिए। एंड अगर आप अच्छे फोकस से और अच्छी इंटेंसिटी पे प्रैक्टिस करेंगे कि हर एक प्रैक्टिस सेशन में आप जाके अपना 100% दे रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर की जॉब या पुलिस की जॉब बहुत टफ जॉब मानी जाती है, और कई बार आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह हो जाती है जहाँ पर बेयर मिनिमम चीज़ों में आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। अभी तक आपको लाइफ में सब कुछ आसानी से मिला है, तो अगर ऐसी सिचुएशन में आपकी कहीं टफ जगह पोस्टिंग हो जाती है तो उस चैलेंजेस को कैसे लेंगे आप? हमने अपने फादर को भी बहुत ऐसी टफ पोस्टिंग्स करते हुए देखा है। ऑल्दो जैसा आपने बोला, उन्होंने उनमें भी कोशिश करी कि हमें कंफर्टेबल लाइफ मिले, बट ये आई थिंक ये जो टफ पोस्टिंग्स हैं, ये इस जॉब का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बिकॉज ये टफ पोस्टिंग में ही सबसे ज़्यादा काम करने का भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उन टफ पोस्टिंग्स में आई थिंक आपका काम आपको इतनी सेटिस्फैक्शन देगा कि बाकी सब चीज़ें फिर साथ में चलती हैं। ओके। एक और क्वेश्चन है पुलिसिंग से जुड़ा हुआ। सो मैक्सिमम पुलिसिंग 24/7 होता है, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती है। तो बीइंग अ वुमेन, जब आप पुलिस में जाएंगे या आईपीएस ज्वाइन करेंगी, तो कितना मुश्किल होगा वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब फैमिली एंड वर्क के बीच में बैलेंस करना कितना मुश्किल होगा, और कैसे मैनेज करेंगे? ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो सकती है। मैंने अपनी मदर को भी अपना जॉब एंड फैमिली को बैलेंस करते देखा, और देखा है ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मगर मुझे लगता है कि विद द राइट सपोर्ट फ्रॉम योर स्पाउस एंड फ्रॉम ऑल्सो योर फैमिली, अगर स्पाउस नहीं है तो आपकी फैमिली से, अगर उनसे एक अच्छा सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिल जाता है तो थिंग्स कैन बी बैलेंस्ड रियली वेल। एंड कहीं ना कहीं आप अपने वर्क को भी इंजॉय करना अगर शुरू करते हैं तो फिर वो चीज़ और भी ईजियर हो जाती है। एक आखिरी क्वेश्चन, यूपीएससी के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और जिन्होंने फेलियर्स को देखा है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? उनको मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि निराश कभी नहीं होना चाहिए। एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा और दरवाज़ा भी खुलता है। मेरा खुद का प्लान यूपीएससी की तरफ इनिशियली था नहीं, तो कभी कभी हमारा प्लान और भगवान का प्लान सेम होता नहीं है, बट उसका मतलब यह है कि भगवान हमें किसी और तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, और हमें ओपन रहना चाहिए इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो अगर आपको यूपीएससी करना है, इसमें अपना दे रहे हैं समय, तो 100% दीजिए, अपना बेस्ट शॉट दीजिए। बट अगर आपको लगता है कि ऐसा एक पॉइंट आ गया कि आपको इससे मूव ऑन करना है, तो तब उसमें निराश मत होइए। आपके लिए लाइफ में इससे और कुछ बेटर चीज़ हो सकता है वेट कर रही हो, तो अपने आप को ओपन रखिए टू दोज अपॉर्चुनिटीज़, एंड आपको कुछ अच्छा मिलेगा। धन्यवाद को हमसे बात करने के लिए। और मैं उन लोगों के लिए एक बात यही कहना चाहता हूँ कि हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, और अगर आप मान लें तो हार है और ठान लें तो जीत है। धन्यवाद।